नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। सीएम योगी एक बार फिर यूपी की कमान संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी होली के बाद शपथ ले सकते हैं और इसके बाद नई कैबिनेट का गठन हो सकता है। अब नई कैबिनेट में कौन से विधायक होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि इस बार डिप्टी सीएम कौन होगा, क्योंकि सीएम तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, लेकिन उनकी टीम में क्या कोई बदलाव होगा या पुरानी टीम के साथ ही योगी नई सरकार चलाएंगे? और अगर बदलाव होगा तो कौन से चेहरे नए कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल बीजेपी के गलियारों से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कैबिनेट की तस्वीर में नए कलेवर और पुराने तेवर दोनों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम पद पर, क्योंकि चुनाव में बीजेपी जीत के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार पर भी जमकर चर्चा हुई है। लेकिन चुनावी हार के बाद भी बीजेपी में मौर्य की सियासी ताकत कम नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक 2024 में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बना सकती है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने यूपी में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई है। यूपी में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा भी है। वहीं यूपी में फिर से सत्ता रिटेन का क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी जाता है और अब पार्टी डिप्टी सीएम के पद के जरिए उनकी मेहनत का रिवॉर्ड दे सकती है। योगी सरकार में ये परिवहन मंत्री रह चुके हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष यूपी में सत्ता वापसी कराई है। प्रभावी कुर्मी समुदाय से आते हैं। बेबी रानी मौर्य महिला वोटर इस बार बीजेपी पर खासी मेहरबान रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का खास जिक्र किया और अब डिप्टी सीएम पद के जरिए भी बड़े पद पर महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और इस दौड़ में बेबी रानी मौर्य फिट बैठती हैं, क्योंकि उनकी ताजपोशी से बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध सकती है। जाटव समुदाय से आती हैं। यूपी बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा है और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी है। सूत्रों के हवाले से डिप्टी सीएम के पद से दिनेश शर्मा की छुट्टी भी तय मानी जा रही है और उनकी जगह दूसरे ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक की बतौर डिप्टी सीएम एंट्री हो सकती है। योगी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। लोकसभा राज्यसभा के भी सांसद रह चुके हैं। वहीं बात मंत्रियों की हो तो कई पुराने चेहरों पर विश्वास कायम दिख रहा है और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से विधायक असीम अरुण, बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह, नोएडा से विधायक पंकज सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने से पहले ही भगवंत मान ने हलचल मचा दी है। मान ने सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इसके तहत करीब 122 नेताओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है। शनिवार को भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी वीके भावरा से मुलाकात की थी। भगवंत मान ने कहा था कि उनके लिए किसी नेता की सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है आम जनता की सुरक्षा। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन को खाली नहीं छोड़ सकते। मैजिक लेटर भी आया है कि जो आप लोग कहते रहे कि वीआईपी कल्चर हम खत्म करेंगे। 122 जो पुराने नेता था उनका सिक्योरिटी हटा दिया गया है। हाँ, मतलब थाने खाली पड़े हैं और नेताओं की जो सिक्योरिटी है उनके घर के सामने तंबू लगाकर सिक्योरिटी की जा रही है। पुलिस से पुलिस वाला काम लेंगे तो मतलब 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में कुछ लोगों की बजाय। तो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि किस तरह से आप काम काज हम तो ऐसे करते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। मैं भी खुद ऐसे ही रहता हूँ पहले तो। बाकी तो इतना बड़ा मैंडेट आया है। आज मैं अभी चीमा जा रहा हूँ, चीमा मंडी। संत बाबा आतर सिंह जी का जन्म स्थान है, जो कि एजुकेशन के संत थे। बिशप हिंदू यूनिवर्सिटी काशी का उन्होंने शिलान्यास रखा था। अब भगवंत मान ने अपने इस फैसले को लेकर सफाई भी दी है और कहा है कि मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा कुछ लोगों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले राजनेताओं के घरों के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता था, जबकि पुलिस थाने खाली पड़े रहते थे। हमारे लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस अपना काम करेगी। बता दें कि जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उस लिस्ट में ज्यादातर
पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें पिछली सरकार के तहत सुरक्षा मिली थी। सूची में उन कांग्रेस विधायकों के नाम भी शामिल हैं जो इस बार भी अपनी सीटों से जीतने में सफल रहे, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता भी उस सूची का हिस्सा हैं, जिनकी सुरक्षा वापस लेने की तैयारी में है। भगवंत मान ने शनिवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। भगवंत मान को मोहाली में शुक्रवार को हुई पार्टी की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को दोपहर 12:30 पर नवा शहर जिले में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव पटकड़ कला में होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत भले ना पाई हो, लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने जिस तरह से कमबैक किया है, उसने सदन में उसे सम्मानजनक स्थिति में ला दिया है। प्रदेश में उसके वोट शेयर में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचा शिवपाल, जो जसवंत नगर से जीत के आए हैं, वे भी इसे लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल ने हार के मंथन की बात कही है। उनका कहना है कि प्रदेश में सपा गठबंधन का अच्छा जनाधार और पक्ष में बने माहौल के बावजूद मिली हार की समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि कहीं न कहीं कमियां जरूर रह गई हैं, जिसकी वजह से पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर चिंतन करना होगा, जो पार्टी के भविष्य के लिए जरूरी है। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आगे भी हम बैठेंगे नहीं, तो जनता के बीच में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। अपने एक बयान में शिवपाल यादव ने दावा किया कि माहौल अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था उसी का था, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिसकी वजह से जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या पार्टी को अति आत्मविश्वास हो गया था या गलतियां ज्यादा हो गई थीं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि चुनावी अभियान में कुछ खामियां भी थीं और कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास से भरे थे। जो चालाकियां बीजेपी कर रही थी, उसका सपा गठबंधन मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने ये माना कि संगठन के प्रशिक्षण में भी कहीं ना कहीं कमियां जरूर रही हैं। देखिए, वैसे तो विपक्ष मजबूती के साथ जीता है, इतना बड़ा विपक्ष शायद कभी कभी मिला है, लेकिन आपकी भी मिला, वोट भी बढ़े हैं। जब हम लोगों ने देखिए सरकार 2012 में बनाई थी, तब लगभग 26% वोट था, और अब की बात तो 32% वोट है। वोट भी बढ़ा है, संख्या भी बढ़ी है जीतने वालों की। तो लेकिन माहौल ऐसा था प्रदेश में, माहौल इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे पूरे तो कोई किया नहीं। जनता इस बीच में दुखी भी बहुत रही है, परेशानियां भी रही, महंगाई भी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। तो ये कहीं न कहीं खामियां रही हैं। मैंने बताया कि खामियां रही हैं। विपक्ष का फायदा बीजेपी को मिला, हम कह सकते हैं। कहीं न कहीं तो देखो फायदा तो मिला ही है। प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने परिवारवाद को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि कहीं न कहीं जो बीजेपी की चालाकियां थी, उसमें सपा गठबंधन को नहीं पड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आगे के रास्ते खुले हैं, अब बतौर विपक्ष बारी जनता की आवाज बुलंद करने की है।
देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। लगभग एक हफ्ते से डेली मामले 5000 से कम आ रहे हैं। आज आए मामले 2020 के बाद से कोरोना के सबसे कम रोजाना मामले दर्ज हैं। आज देश में पिछले 24 घंटों में 3116 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,90,991 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 5,15,850 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.71% पर पहुंच गई है। साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट 0.44% दर्ज की गई है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.52% है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 5,559 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,37,072 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 40,000 से नीचे पहुंच चुके हैं, जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों के 1% से भी कम हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.09% हो गए हैं। अब एक्टिव केस 38,069 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 20,31,275 खुराकें लोगों को लगाई गई। अब तक वैक्सीन के कुल 180 करोड़ 13,23,547 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,61,737 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 77 करोड़ 84 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 1,088 लोगों को संक्रमित पाया गया है और 31 मरीजों की मौत हुई है। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 324 लोगों को संक्रमित पाया गया और 2 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 136 मामले सामने आए और 2 मौतें हुई। वहीं तमिलनाडु में 105 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और लगातार दूसरे दिन कोई मौत नहीं हुई है। कंबल रजाई पैक हो चुके हैं। अब घरों में पंखे की हवा में लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। जी हां, मार्च महीने का तकरीबन 2 सप्ताह गुजर चुका है और अब दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का असर दिखने लगा है। पिछले 3-4 दिन से मौसम में बदलाव हुआ है और पारा चढ़ा है। सुबह 11 बजे से कड़ी धूप होने की वजह से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि आने वाले एक सप्ताह में दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है और मौसम शुष्क ही रहेगा। हालांकि अभी भी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आज हल्की बारिश होने की आशंका जाहिर की है, जबकि राजस्थान में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। आज रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और शाम तक बारिश हो सकती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में भी आज बादल बरस सकते हैं। तो वहीं दक्षिण में भी बरसात हो सकती है। स्काईमेट के मुताबिक आज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने के आसार हैं, जिससे गलन बढ़ने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से मध्यम हवाएं चलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों में गर्म हवा की स्थिति बनी रह सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग विज्ञान ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।